हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले दैट विल बी स्टैब वुंड। अगर स्टैब वुंड की बात करें तो स्टैब वुंड भी हमारे पास किसी पॉइंटेड शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से ही क्रिएट किया जाता है, लेकिन किसी पॉइंटेड ब्लंट ऑब्जेक्ट की से भी स्टैब वुंड किया जा सकता है। स्टैब वुंड के अंदर हमारे पास इसकी 3 टाइप्स रहती हैं। पहले ये बता देती हूँ कि स्टैब वुंड्स के अंदर कौन कौन से वेपन्स यूज़ हो सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, नाइफ यूज़ हो सकती है, डैगर यूज़ हो सकता है, नीडल, सीजर्स यूज़ हो सकती हैं, स्क्रू ड्राइवर, आइस पिक जिससे हम लोग बर्फ़ को तोड़ते हैं, वो उन सारी चीज़ों से आप लोग स्टैब वुंड जो है वो कर सकते हो। टाइप्स के अंदर हमारे पास इसकी 3 टाइप्स रहती हैं। टाइप्स हमारे पास एज अ वाइवा क्वेश्चन, एज एन ऑस्पी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे पास पंक्चर वुंड्स आ जाते हैं, पेनिट्रेटिंग वुंड्स आ जाते हैं और परफोरेटिंग वुंड्स आ जाते हैं। जो पंक्चर वुंड्स होते हैं इसके अंदर सिर्फ सुपरफिशियल सी पेनिट्रेशन हुई होती है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की कोई भी हमारे पास कैविटी इन्वॉल्व नहीं होती है। जो पेनिट्रेटिंग वुंड होती है इसके अंदर हमारे पास बॉडी कैविटी के अंदर जो है वो वेपन एंटर करता है, यानी कि इसमें सिर्फ एंट्री वुंड होता है। लेकिन जो परफोरेटिंग होती है ना, उसमें एंट्री और एग्जिट दोनों होता है, यानी कि बॉडी कैविटी के अंदर जो वेपन है वो एंटर भी किया है और बॉडी कैविटी से बाहर भी आया है। तो एग्जिट और एंट्री दोनों वुंड होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कंसील पंक्चर वुंड्स। कंसील पंक्चर वुंड्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या होता है कि कंसील का मतलब है कि छुपे हुए वुंड्स। ठीक है, ये कहाँ कहाँ बॉडी पे होते हैं? नोस्ट्रल्स पे हो सकते हैं, फॉन्टेनल्स पे हो सकते हैं, इनर कैंथस ऑफ आई के ऊपर हो सकते हैं, एक्जिला पे, वजाइना पे, रेक्टम पे और नेप ऑफ नेक पे। आपने ये सारे याद करने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। फिर जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास जो स्टैब वुंड है वो किसी शार्प वेपन की वजह से भी हो सकता है और किसी हमारे पास ब्लंट वेपन की वजह से भी हो सकता है। तो इनसाइड स्टैब वुंड है तो वो शार्प वेपन की वजह से होगा, उसमें नाइफ और डैगर वगैरह आ जाएगा। और लेसिरेटेड स्टैब वुंड जो है वो ब्लंट पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की वजह से होगा, लाइक स्क्रू ड्राइवर, आइस पिक या क्रिकेट स्टंप वगैरह। अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, स्टैब वुंड की सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसकी जो डेप्थ है ना वो इसकी ग्रेटर डायमेंशन है। ठीक है, यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आपने करनी है कि इसकी जो डेप्थ है वो इसकी ग्रेटर डायमेंशन है एज़ कम्पेयर टू इनसाइज्ड वुंड, क्योंकि जो इनसाइज्ड वुंड की डायमेंशन होती है ग्रेटर, वो लेंथ होती है। दूसरी चीज़ ये कि इसका जो एंट्री वुंड होता है वो इसके एग्जिट वुंड से जो होता है वो बड़ा होता है, और इसका जो एंट्री वुंड होता है वो इन्वर्टेड होता है और क्लोथ पार्टिकल्स भी अंदर की तरफ इन्वर्टेड होते हैं। इसका एग्जिट वुंड स्मॉलर होगा, उसके मार्जिन इन्वर्टेड होंगे। अगर साइज़ की बात करें तो जो स्किन रप्चर है वो छोटा होगा, लाइक स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू दी ब्रेथ ऑफ द वेपन। लेकिन अगर बार बार स्टैब वुंड, यानी कि एक ही जगह पे बार बार आप नाइफ के थ्रू स्टैब कर रहे थे, बार बार स्टैब करोगे तो वो जो विड्थ है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। पहले विड्थ कम इसलिए थी क्योंकि इलास्टिसिटी होती है, स्किन इलास्टिक होती है, तो वो स्किन वापस रिट्रैक्ट कर जाती है। मार्जिन इसके क्लियर कट होंगे और इन्वर्टेड होंगे, और कभी कभी हमें ब्रूज भी मिल सकता है अगर हिल्ट जो है वो उसको प्रेस किया हो। हिल्ट क्या होती है? जो डैगर का रबर वाला पोर्शन होता है ना जिससे आप ग्रैब करते हो, उसको हम लोग हिल्ट कहते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्शन है। डायरेक्शन को हम लोग डिटर्मिन कर सकते हैं बाय जॉइनिंग दी लाइन ऑफ एंट्री एंड दी एग्जिट वुंड। ठीक है, उसके अलावा हमें बेवेलिंग भी मिल सकती है, यानी कि वो जो फ्लैप सा बना होता है। और हम लोग डाई भी यूज़ कर सकते हैं, रेडियो पेक डाई एंड एक्सरेज। अच्छा, अब अगर कोई इंसान लिविंग है उसके अंदर आप डेप्थ को मैयर नहीं कर सकते, तो जब आप किसी लिविंग के अंदर डेप्थ को मैयर नहीं कर सकते तो उसको आप कहते हो DNP, डेप्थ नॉट प्रॉब्ड। ओके हो गया। अब ये हम लोग इसलिए नहीं करते कि हो सकता है कि स्टैब वुंड हुआ था और अंदर जो है कोई वेसल जो है वो रप्चर कर गया है, लेकिन अब वहाँ पे क्लोटिंग हो गई है और उसकी वजह से कोई ज़्यादा हेमोरेज नहीं हो रहा, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो अगर आप डेप्थ मेजर करने लग जाओगे तो हो सकता है कि वो जो ब्लीडिंग रुकी हुई थी वो दोबारा शुरू हो जाए और फिर आपके पास डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसकी शेप आ जाती है। इसकी जो शेप है वो यूजली MCQ में पूछी जाती है। अगर हमारे पास जो है वो स्टैब वुंड स्लिट शेप होगा, अगर हमारे पास पैरेलल टू क्लीवेज लाइंस होंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा जो ट्रांसफर स्टैब वुंड है वो गेप करेगा, यानी कि अगर आप लोगों ने ऐसे करके स्टैब वुंड ऐसे किया है तो वो गेप भी करेगा। उसके अलावा अगर कोई राउंड ऑब्जेक्ट यूज़ किया है लाइक स्पेयर वगैरह, तो हमारे पास सर्कुलर छोटे छोटे जो है वो वूंड प्रोड्यूस होंगे। आइस पिक्स में भी, क्योंकि आइस पिक जो होती है वो ऐसे ऐसे छोटी सी स्क्रू ड्राइवर टाइप होती है, तो उसमें भी स्मॉल राउंड स्लिट लाइक वूंड्स जो है वो क्रिएट होंगे, बुलेट या शॉर्ट गन पैलेट्स जैसे। ठीक है, ब्रोकन बॉटल जो होती है उससे हमें बहुत सारे इरेगुलर मार्जिन वाले जो है वो वूंड्स मिलेंगे, और जो सीजर्स हैं उससे हमें फ्लैट जी शेप्ड वूंड मिलेगा। अगर मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें तो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस में क्या होगा कि हम नेचर ऑफ वेपन जो है उसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग डेप्थ अगर मैयर करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि फोर्स कितनी यूज़ हुई थी। हम लोग असेलेंट की रिलेटिव पोजीशन को मैयर कर सकते हैं। एज ऑफ इंजरी के बारे में भी पता करवाया जा सकता है। उसके अलावा वेपन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है अगर वेपन बॉडी के अंदर ही रह जाए तो, और अगर इंजरी सुसीडल है, होमिसीडल है, एक्सीडेंटल है, यानी कि हमें मैनर ऑफ डेथ के बारे में भी इससे इन्फो मिल सकती है। उसके बाद डिफेंस वुंड के ऊपर आते हैं। डिफेंस वुंड का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो यही था कि डिफेंस वुंड को फैब्रिकेटेड
इंटीग्रेटेड वूंड से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि डिफेंस वूंड होते क्या हैं। जो डिफेंस वूंड होते हैं, ये इनका नाम ही शो कर रहा है कि ये वो वूंड होते हैं जो हम लोग, आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा होता है तो उस अटैक से बचने के लिए आप जो अपना हाथ आगे करते हो या अपनी लेग्स आगे करते हो, तो उस स्ट्रगल के दरमियान जो आपको वुंड्स क्रिएट होते हैं उनको डिफेंस वुंड्स कहते हैं। अगर इनके फीचर्स की बात करें तो ये यूजुअली फोर आर्म्स पे, हैंड्स पे, फ्रंट ऑफ चेस्ट पे और कभी कभी लेग्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। और ये यूजुअली विक्टिम के हैंड्स के ऊपर जो होते हैं वो हमें दिखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई ऐसे अटैक कर रहा है, जैसे आपके ऊपर नाइफ लेके आ रहा है, तो आप उसकी नाइफ को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करोगे और उसको पकड़ने के चक्कर में आपके हाथ के ऊपर कट्स लग जाएंगे, तो वो डिफेंस वुंड को शो करते हैं। और ये यूजुअली इंसाइज्ड वुंड्स होते हैं, ठीक है। और ये वेपन के साथ करस्पॉन्ड भी जो है वो कर सकते हैं। फिर अगर इसके अंदर हमें एविडेंस ऑफ स्ट्रगल मिलती है, हमें क्लोथ्स की डिरेंजमेंट मिलती है, इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज सजेस्टिव ऑफ होमिसिडल मोटिव एंड असॉल्ट, यानी कि डिफेंस वुंड तभी प्रेजेंट होंगे जब आपके किसी से झगड़ा हो रहा होगा, कोई होमिसिडल अटैक होगा, कोई असॉल्ट का केस होगा, ठीक है। और जो वुंड है वो हमें किस किस चीज़ का क्लू देगा कि किस तरह का वेपन यूज़ किया गया था, टाइम सिंस इंजरी क्या थी, उसके अलावा साइट ऑफ इम्पैक्ट क्या था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या थी। अदर देन दैट हम लोगों ने जो चीज़ और देखी है वो ये है कि वुंड की वजह से ऐसे कौन से कॉजेज क्रिएट होते हैं जिनकी वजह से डेथ होती है। उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी इमीडिएट कॉज होते हैं डायरेक्ट, और जो सेकेंडरी होते हैं वो इनडायरेक्ट कॉज होते हैं। प्राइमरी कॉजेज में क्या आ जाता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग यानी कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो गया है, इंजरी टू वाइटल ऑर्गन्स यानी कि वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं, जब भी वाइटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे तो वो फैटल होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है, एम्बोलिज्म, क्रश सिंड्रोम और कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज, यानी कि इन दोनों में से कोई दो हो गए हैं, तीन हो गए हैं, तो उस केस के अंदर भी जो है वो डेथ कॉज हो सकती है। जो सेकेंडरी है इनडायरेक्ट कॉज है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई थ्रोम्बोसिस, कोई एम्बोलिज्म, जैसे वर्जन के अंदर फैट एम्बोलिज्म की वजह से डेथ हो रही थी, कोई सेकेंडरी शॉक हो जाएगा, कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी वो फर्दर हमारे पास और भी ज़्यादा जो है वो हो जाएगी, कोई ऑपरेशनल डिसऑर्डर है और निगलेक्ट, अगर आप पेशेंट को निगलेक्ट कर दोगे तो इन सारे केसेस के अंदर जो है वो हमारे पास डेथ अक्कर हो सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हमारी जनरल ट्रॉमेटोलॉजी कवर हो गई है। उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ गई होगी।